जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचौड़ा बीनागंज से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारा जो पिछला लेक्चर था वो रीजनिंग को लेके था। अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर कैसे याद किए जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर। तो हम काफ़ी समय से मध्य प्रदेश जीके का कोई भी वीडियो लेके नहीं आए थे, तो आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश जीके का एक नया बड़ा ही शानदार टॉपिक, जो कि है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की जलवायु। अब दोस्तों इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे पिछले वीडियोस देखें। यदि आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में, मध्य प्रदेश में जो पर्वतों की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था, वो वाले वीडियो आप देखें। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय, देशांतरीय और कर्क रेखा वाली जो स्थिति होती है वो देखें। तो ये सारे वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो भी बड़ा ही शानदार और रोचक लगेगा। लेकिन अब आप ये देखेंगे कहाँ? तो दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप, जब आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको हमारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और आप सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप ये वीडियो देखने के पहले पुराने वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक क्रम बनता है किसी भी चीज़ का। यदि आप क्रम से आप पढ़ेंगे उस चीज़ को तो आपको बेहद ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जलवायु से पहले आपको मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको जलवायु बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं शुरू मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, वायु। ठीक है, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो हमारी पहल है वो अभी तक जारी है। पिछले वीडियो में जिसने सही आंसर दिया था उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, उसका फ़ोटो दिखाया जाएगा, और आज भी एक दोस्तों आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। उसका जो सबसे अच्छे तरीके से आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम और फ़ोटो दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंतज़ार करते रहें आज के क्वेश्चन का, साथ ही पूरे वीडियो का मज़ा आप लेते रहें, आनंद उठाते रहें, क्योंकि आपको आपका फ़ोटो दिखाने के साथ पढ़ाई भी तो करना है, ताकि आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा में बेहद ही शानदार तरीके से आप मध्य प्रदेश के क्वेश्चन करके आएँ। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि आपका एक भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके का नहीं छूटना चाहिए किसी भी परीक्षा में। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों स्टार्ट। वीडियो के अंत में आपको बार बार बताना होती है वही बात, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, और कमेंट्स के माध्यम से आप जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर दें। अगर आपको आंसर भी नहीं देना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ये तो बता ही सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। अपने साथ में आप एक रजिस्टर रखें, एक पेन रखें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो आप उसको साथ में नोट भी करते जाएं। एक बार वीडियो देखें, इसके बाद दूसरी बार भी वीडियो देखें, तो आपका लगभग सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। दोस्तों आज का मैटर है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। तो सबसे पहले तो हमें जलवायु ही पता होना चाहिए कि जलवायु आखिर होती क्या है। जलवायु क्या होती है, तो हम सीधे शब्दों में इस जलवायु के टुकड़े कर लेते हैं इस शब्द को, जैसे हम हिंदी में नहीं करते क्या। हिंदी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वर्ण विच्छेद और एक होता है शब्द विच्छेद। जो वर्ण विच्छेद होता है उसको हम संधि कहते हैं, और जहाँ शब्द विच्छेद होता है उसको हम समास कहते हैं। तो अब हम इसको विच्छेद करते हैं। यहाँ शब्दों के हम दो टुकड़े करें तो दो शब्द निकलते हैं, जल और वायु। क्या बना? जल और वायु। यानी जल और वायु दोनों मिलके क्या बनाते हैं? जलवायु बनाते हैं। तो जल और वायु दोनों शब्द समान हो गए, तो आप यहाँ से कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि जलवायु में कौन सा समास है। ठीक है, क्योंकि हिंदी पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन कमेंट्स के लिए एक यहाँ पे आपको छोड़ दिया एक ट्विस्ट कि आप बताएंगे जलवायु में कौन सा समास है। तो दोस्तों जल और वायु मिलके ऐसी क्या कंडीशन बनाती है कि हम उसको जलवायु कहते हैं। तो आपने देखा होगा जल जो होता है इसके तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
ठोस क्या होता है, बर्फ होता है। द्रव क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं वो द्रव होता है। और गैस क्या होता है, जो वाष्प रूप में पाया जाता है उसको गैस कहते हैं। और वायु भी दोस्तों एक प्रकार की गैस ही होती है। वायु को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एयर। एयर यानी आप गैस भी कह सकते हैं। तो जल के साथ जब वायु मिल जाती है यानी कि जल वाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है, जल वाष्प। उस जल वाष्प की कंडीशन में हम जलवायु को बनाते हैं। तो जलवायु यानी जल और वायु से मिलकर ये शब्द बना है, जिसको हम क्या कहेंगे, जलवायु। अब जलवायु को हम परिभाषित किस तरीके से करेंगे, जलवायु आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। ताप, वर्षा और आर्द्रता। ताप, वर्षा और आर्द्रता। इसके बाद वायु की औसत गति। वायु की औसत गति। ठीक है, क्या क्या याद करना है, ताप, वर्षा, आर्द्रता और वायु की औसत गति। यानी कि किसी भी क्षेत्र में ताप जो होता है, वर्षा की जो स्थिति होती है, आर्द्रता की जो स्थिति होती है और वहाँ पे जो वायु चल रही है उसकी औसत स्थिति क्या है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती हैं उस क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र की क्या कहलाती हैं, जलवायु कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, जलवायु कहलाएंगी। क्या करना है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु की जो औसत गति होती है, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक कंडीशंस बनाती है और उस कंडीशन को ही क्या कहा जाता है, वहाँ की जलवायु कहा जाता है। अब जलवायु क्या होता है दोस्तों, जलवायु होती है एक वायुमंडलीय दशा। वायुमंडलीय दशा यानी वायुमंडल में होने वाली कोई घटना है जलवायु, उसको हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दशा कहेंगे। अब वायुमंडलीय दशा का मतलब है कि वायुमंडल में कोई परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा, तो वायुमंडल में किस किस के आधार पर परिवर्तन होगा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु की औसत गति। इसके कारण जो एक परिवर्तन होता है, अगर ये वायुमंडलीय दशा या परिवर्तन जो मैंने आपसे ऊपर कहा है, अगर ये लंबे समय तक रहे और यही वायुमंडलीय दशा कम समय तक रहे, तो यहाँ से दोस्तों दो क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपने बहुत सारी छोटी छोटी क्लासों में 6 से लेकर 10 तक के बीच की क्लासों में कभी पढ़ा होगा कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो जलवायु और मौसम में दोस्तों एक ये बेहद ही शानदार अंतर है। वो अंतर ये है कि ताप, वर्षा, आर्द्रता, वायु की औसत गति ये जो कंडीशंस हैं, ये वायुमंडल की जो कंडीशंस हैं, अगर ये लंबे समय तक रहे तो उसको हम जलवायु कहते हैं और ये कम समय तक रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। यानी जलवायु की जो कम समय की कंडीशन होती है, यानी जलवायु का ही एक रूप क्या है, मौसम है। यानी कि ताप, वर्षा, आर्द्रता, वायु की औसत गति अगर ये कम समय तक एक ही कंडीशंस में रहते हैं तो उसको हम मौसम कहते हैं। और यही वायुमंडलीय अवस्था जो है वो लंबे समय तक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये जलवायु को एक तरीके से हमने परिभाषित किया है। अब जलवायु को निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक जिनके आधार पर हम जलवायु की गणना कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी दोस्तों यही होंगे, क्योंकि जलवायु बनती तो इसी से है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तापमान का समय और वर्षा, यानी कि वर्षा का समय और तापमान। ठीक है, वर्षा का समय क्या है, वर्षा का समय, तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। दूसरी बात है कि तापमान की स्थिति क्या है, ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तीसरी स्थिति है कि वहाँ जो आपकी औसत गति, हवा की जो औसत गति है, हवा की औसत गति जो है इसकी कंडीशन क्या है। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं वो जलवायु का निर्धारण करती हैं। यानी जलवायु को निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हो गए, वर्षा का समय तथा मात्रा, तापमान की स्थिति वहाँ क्या है, और वहाँ हवा की जो औसत गति है इसकी क्या कंडीशन है। क्योंकि हम लिख तो रहे हैं ताप, वर्षा, आर्द्रता और वायु की औसत गति, इन्हीं की कंडीशंस जो बनती इन्हीं को तो जलवायु कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें तो हैं जो जलवायु का निर्धारण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखना है कि जलवायु के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, यानी जलवायु से संबंधित जो कंडीशंस बनी वो हमने देख ली। जलवायु की परिभाषा, जलवायु की तुलना मौसम से भी हमने कर ली। अब हमें देखना है
हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं तो हमें मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में सीखना है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये है मध्य प्रदेश की जलवायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की जलवायु। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दोस्तों अपने यहाँ अब ये शब्द बने कैसे हैं ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आप याद करें कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भाई ये हुआ कैसे आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका निर्धारण कैसे हुआ कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है। पृथ्वी आपको पता है दीर्घ वृत्ताकार पृथ्वी होती है। उस दीर्घ वृत्ताकार में हम यदि बीचों बीच की अगर एक रेखा देखें तो उसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री के ऊपर अगर आप ऐसे ऊपर जाते हैं तो आपको 23/1/2 कर्क रेखा मिलती है और लगभग 30 डिग्री ऊपर होता है और 30 डिग्री नीचे होता है। पृथ्वी जो होती है दोस्तों इसको 4 ताप कटिबंध में बांटा है। कितने ताप कटिबंध हैं? 4 ताप कटिबंध हैं। और मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति मैंने आपको बताई थी, वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ताप का निर्धारण करती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय का निर्धारण करती हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये अक्षांश रेखा है, ये ताप का निर्धारण करती है। और ताप कटिबंध होते हैं दोस्तों कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो हम इसका जियोग्राफी जब पढ़ेंगे तो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आपको फिलहाल में एक बात याद रखना है कि 0 से लेकर 30 डिग्री तक ऊपर, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर आप जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे आएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में है। ये सब हमने पढ़ा तो है। तो मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में हुआ। जब मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में होगा तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये कंडीशंस हमें याद रखना है। 0 से 30 डिग्री ऊपर और 0 से 30 डिग्री नीचे की जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। पृथ्वी पर अगर आप अक्षांशीय तरीके से पृथ्वी को बांटते हैं तो पृथ्वी जो होती है इसको जब आप बांटेंगे तो 0 से 30 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री, भूमध्य रेखा के नीचे 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। जब इसको आप उष्ण कटिबंध कहेंगे, अब आपको पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और मध्य प्रदेश भी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में है तो कैसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है? इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश और भारत जो होते हैं वो उष्ण कटिबंध में आते हैं। तो आपको अक्षांश पता होगा। मैंने आपसे कहा है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30। ये मैंने आपको बताया है। मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार होता है 21 डिग्री 6 से क्या होता है? 26 डिग्री 30 होता है। तो आप समझ गए कि 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि मध्य प्रदेश इन अक्षांशों के बीच में आता है। इसलिए मध्य प्रदेश किस कटिबंध में हुआ? उष्ण कटिबंध में। तो ये हुआ दोस्तों कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का एक शब्द आपका क्लियर हुआ कि उष्ण कटिबंध हमने कहाँ से लिया है। अब मानसूनी, भाई बरसात जो होती है मध्य प्रदेश में या भारत में ये मानसूनों के उठने के कारण होती है। भाई मानसूनों के उठने के कारण होती है तो इस कंडीशंस के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु, क्योंकि वहाँ पर आपको ओनली वायु के बारे में थोड़ी बताना है, जल के बारे में भी बताना है। तो जल की कंडीशन क्या है? मानसूनों के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु की कंडीशन किस आधार पर हुई कि मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंध में पाया जाता है और मानसूनों के द्वारा बरसात होती है, इसलिए यहाँ की जलवायु होगी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये दोस्तों आपका पूरा सिद्ध होता है कि ये नाम कैसे बना है। ठीक है, वैसे तो सीधा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और भारत की जलवायु पूछी जाए तो भी यही होती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक मैटर क्लियर हुआ। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि
मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अभी मैंने आपको बताया था कि जलवायु को निर्धारण करने वाले तत्व, यानी जलवायु का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो तापमान के आधार पर, वर्षा की मात्रा और उसके समय के आधार पर, और वायु की औसत गति के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो जलवायु इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? यानी मध्य प्रदेश की जो जलवायु इस कंडीशन में पाई जाती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, नंबर 1 समुद्र से दूरी, नंबर 1 समुद्र से दूरी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मध्य प्रदेश की जलवायु जो इस कंडीशन में पाई जाती है वो कैसे पाई जाती है? तो नंबर 1 है समुद्र से दूरी। अब आप यदि भारत का नक्शा देखें इस तरीके से, भारत का नक्शा ऐसे नीचे प्रायद्वीपीय प्रकार की आकृति होती है भारत की, ऐसे नीचे आप देखेंगे तो एक चोंच टाइप की बनी हुई है, इसको प्रायद्वीपीय आकृति कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो 3 और समुद्र से घिरा रहता है ना, उस कंडीशन को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो भारत का नक्शा अगर आप देखें तो आप पश्चिम में अरब सागर देखेंगे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर आप देखेंगे, तो जो सागर है वो मध्य प्रदेश से काफ़ी दूर है। तो समुद्र से दूरी के कारण जो मध्य प्रदेश की जलवायु होती है वो अपने आदर्श स्वरूप, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का जो आदर्श स्वरूप होता है वो समुद्र से दूरी के कारण पाया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी यानी आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा है और ये 23/1/2 भारत और मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। ये मान लीजिए कि ऊपर वाला हिस्सा जो है भारत है और नीचे वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है लगभग 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। इंडियन जियोग्राफी में ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश या भारत के बारे में आपसे पूछेंगे कि भारत की भूमध्य रेखा से दूरी क्या है, तो 876 किलोमीटर दूर है भारत, यानी कि लगभग दूर हुआ। तो इस दूरी के कारण भी जो होता है मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु होती है अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। नंबर 3 है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया। कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर आप जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23/1/2 रेखा होती है, 23/1/2 रेखा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, 23/1/2 अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, नर्मदा नदी के समांतर बहती है, बघेलखंड को 2 बराबर भागों में बांटती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। किस संभाग के सारे जिलों से होकर गुजरती है? तो भोपाल संभाग के जो सारे जिले हैं उन सभी जिलों से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बताया है। और ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। क्यों है? क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरती है, और जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है। इसके कारण मध्य प्रदेश जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है और यहाँ पर गर्मी का माहौल बना देता है, यानी उष्ण क्षेत्र बना देता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद किसी वीडियो में पूछा भी था कि मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ने का रीजन क्या है, तो दोस्तों यही उसका आंसर है। गर्मी पड़ने का जो रीजन होता है वो यही आंसर है। तो दोस्तों इसका चौथा रीजन होता है पर्वतों की स्थिति, यानी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी पर्वतों की स्थिति। तो पर्वतों की स्थिति का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो पर्वत हैं, आपको पता है मध्य प्रदेश में 2 पर्वत श्रृंखला हैं। मैंने अभी आपसे कहा था कि आप इस टॉपिक को समझने से पहले मध्य प्रदेश के जो पिछले वीडियोस मैंने आपको डाल दिए हैं यूट्यूब पर, वो आप सारे के सारे वीडियो देखें ताकि आपकी स्थिति क्लियर हो जाए। तो मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। मैंने आपसे कहा था जिनकी स्थिति पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, यानी गुजरात से शुरू होकर छोटा नागपुर, पटार, झारखंड, रांची तक जाते हैं। तो ये पर्वतों की स्थिति होने के कारण क्या होता है, मध्य प्रदेश में ढेर सारी वर्षा होती है इन पर्वतों के कारण। किसके कारण? विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के कारण। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जो मानसून वाली कंडीशन होती है ये उस चीज़ को सक्रिय बनाने में सहायता करती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा
कारक मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है या कौन सा नहीं करता? तो समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, कर्क रेखा की स्थिति और पर्वतों की स्थिति के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु जो होती है पूरी तरह प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा मैटर क्लियर हुआ। इसके बाद अगर देखें नई चीज़, अगर देखें दोस्तों इसके बाद तो नई चीज़ ये बनती है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में आपने एक मैटर क्लियर कर लिया कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब दोस्तों क्या होता है, 1991 की घटना है, 1991 की घटना, सुब्रमण्यम स्वामी जो थे, AR सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण, AR सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण, ठीक है, नाम बोल दिया, लिखू भले ही ना, आप लोग सुन लेना। दो नाम है, 1991 की घटना है, AR सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण, दो व्यक्ति थे। इन व्यक्तियों ने क्या किया, मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। किस किसने 1991 में घटना है, 1991 की घटना, ठीक है, 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायु को श्रीमन नारायण और सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे कुछ नाम है, AR सुब्रमण्यम आप याद रखेंगे और श्रीमन नारायण, दो नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु है, दूसरा इन्होंने कहा कि गर्म शीतोष्ण जलवायु है, और तीसरा कहा कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप किसी भी बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और वहाँ आप जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 1991 में AR सुब्रमण्यम और श्रीमन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 कंडीशन में बांटा। 3 कंडीशन क्या है? अर्ध शुष्क या स्टेपी प्रकार की जलवायु, दूसरा जो है वो है गर्म शीतोष्ण जलवायु, और तीसरा जो है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, इसको हम विशेष रूप से याद नहीं रखेंगे, इसके बारे में यानी इससे संबंधित कोई विशेष तथ्य या क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको बस इतना याद करना है। अब आती है दोस्तों विशेष प्रकार की बात कि मध्य प्रदेश की जलवायु यानी क्षेत्रों के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु कितने प्रकार की होती है। क्षेत्रों के आधार पर तो क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं मैंने आपको क्या बताया, मालवा का पठार, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मध्य उच्च प्रदेश। ये 7 जो भौगोलिक क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करवाए हैं, पिछले वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को इन्होंने क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के पठार की। क्या बात करते हैं? मालवा के पठार की। तो दोस्तों यहाँ की जलवायु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, यहाँ की जलवायु है सम जलवायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, तो सम जलवायु है। एक चीनी यात्री आया था फाइयान, जिसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। यानी यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। अब आपको पता है कि ऊपर के क्षेत्र में अगर आप जाएं तो सेकंड कंडीशन जो हमारी बनती है वो होता है उत्तर का मैदान, यानी उत्तर का मैदान ये है। अब उत्तर का मैदान जो होता है दोस्तों लगभग इसके 3 पार्ट बन जाते हैं उत्तर के मैदान के। उत्तर के मैदान में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पूछा जाए तो उत्तर के मैदानों में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यानी यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य उच्च प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, कैसी है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। इस वाले क्षेत्र में आप कहेंगे कि ये बुंदेलखंड है। तो आप देखते जाएंगे दोस्तों, पहले मैंने क्षेत्र बता दिए हैं, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का जो डिवाइडेशन है वो क्षेत्र मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र यानी कि रीवा पन्ना पठार जो क्षेत्र होता है, इस रीवा पन्ना पठार क्षेत्र में भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु,
यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में सम जलवायु पाई जाती है। और आप बघेलखंड में आएंगे तो यहाँ पर बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मेकल श्रेणी यानी ये वाले जो तीनों क्षेत्र हैं यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा एक जो जलवायु के 4 पार्ट होते हैं ये कंप्लीट होते हैं। जलवायु के 4 पार्ट क्या हैं? उत्तर का मैदान है, मालवा का पठार है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र यानी बघेलखंड या पर्वतीय क्षेत्र जो है, इस तरीके से इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके संबंध में जो विशेष तथ्य बनते हैं, एक जो और मैटर बनता है दोस्तों, बड़ा ही शानदार मैटर होता है कि मध्य प्रदेश में तापमान परिवर्तन किस आधार पर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ताप परिवर्तन होता है वो किस आधार पर होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पृथ्वी है, वैसे ये जियोग्राफी का सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश जीके को लेके, ताप परिवर्तन किस तरीके से होता है मध्य प्रदेश में। तो वो देखिए ये मैटर जो है, ये जो मैं आपको नक्शा बना के बता रहा हूँ पृथ्वी का, ये इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ताप परिवर्तन किस तरीके से होता है। ताप परिवर्तन या और कर सकते हैं आप दाब परिवर्तन, ताप और दाब परिवर्तन। बहुत ही शानदार मैटर है दोस्तों, वैसे जियोग्राफी का मैटर है लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हम जलवायु पढ़ रहे हैं। तो जलवायु में ताप और दाब का विशेष रोल होता है। ताप का मतलब होता है गर्म होना और दाब का मतलब होता है प्रेशर। दाब का मतलब क्या है? प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर का मतलब है कि वायु से, जैसे आप वायु का प्रेशर देखें तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है, आप फिजिक्स में अगर कभी पढ़ें, किसी क्षेत्र का अगर आप ताप बढ़ा दो तो वहाँ के दाब में क्या परिवर्तन होता है, अगर कहीं का ताप बढ़ा दो तो ताप में क्या परिवर्तन होता है। तो ये 2 कंडीशन बनती है, ताप बढ़ने के साथ दाब में परिवर्तन होता है। कभी आपने ऐसा पढ़ा होगा निम्न वायु दाब, उच्च वायु दाब, इस तरीके का। तो जब ताप अधिक पड़ता है तो कंडीशन बनती है कि दाब जो होता है वो निम्न हो जाता है, यानी कि ताप अधिक पड़ने के कारण क्या होता है, दाब निम्न हो जाता है और ताप घटने के कारण क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अधिकतर जो बरसात होती है या ठंड पड़ती है वो ताप और दाब में परिवर्तन के कारण ही पड़ती है। यदि किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो निश्चित रूप से वहाँ पर दाब कम होगा, दाब कम होगा तो हवाएं वहाँ कम हो जाएंगी, यानी कि शुष्क वायु वहाँ पर चलने लगेगी। दोस्तों वायु 2 प्रकार की होती है, शुष्क और आर्द्र वायु। आर्द्र वायु वो होती है जिसमें नमी होती है, शुष्क वायु जो होती है उसमें नमी नहीं होती, यानी जलवाष्प की मात्रा शुष्क वायु में कम होती है और आर्द्र वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो ताप परिवर्तन के कारण क्या होता है, ताप बढ़ा दो तो दाब घट जाता है, ताप कम कर दो तो दाब बढ़ जाता है। और दोस्तों हवाएं जो होती हैं वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जियोग्राफी में इनके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप थोड़ा सा एक याद रखना कि हवाएं किस तरफ चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा दाब है ना हवाओं का, जहाँ ज़्यादा है उससे किस तरफ चलती है, वो कम की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये पृथ्वी है और अभी ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के बताया है। तो पृथ्वी के बीचों बीच की जो रेखा है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इसी को हम भूमध्य रेखा या इसी को हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा होती है। इसके आप यदि ऊपर जाएं तो उत्तरी गोलार्ध जाता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 पार्टों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर आप 23.1/2 पे जाएं तो इसको हम कहेंगे कर्क रेखा, क्या कहेंगे, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप 23.1/2 पे जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, मकर रेखा, क्या कहेंगे, मकर रेखा। अब ताप परिवर्तन हमें सीखना है, ये थोड़ा मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सूरज दादा को बनाना पड़ेगा, क्योंकि दादा आएगा तभी तो ताप और दाब में परिवर्तन होगा। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश को मैंने इस तरफ बना दिया। 0 डिग्री अक्षांश यानी क्या हो गई, भूमध्य
रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए। रेखाएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में 23/1/2 को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में 23/1/2 को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे मकर रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी जो होती है, आपको पता है पृथ्वी जो होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, ऐसे करके 23/1/2 झुकी हुई है और कक्षा के सापेक्ष 66/1/2 झुकी हुई है। ये जियोग्राफी का मैटर है, लेकिन मध्य प्रदेश जीके में इसका रोल है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी इससे संबंधित कुछ घटनाएं होती हैं। अब पृथ्वी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में जब ऐसे ऐसे घूमती है तो सूर्य तो अपने सापेक्ष है ना, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो सूर्य थोड़ी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। यानी सूर्य तो मंदाकिनी का जो केंद्र है ना, जिसमें सूर्य है, कौन सी मंदाकिनी में है, दुग्ध मेखला मंदाकिनी जो है उसमें सूर्य है। सूर्य तो उसके केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य क्या है, स्थिर है। पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य क्या है, स्थिर है। तो ये हमने मान लिया कि ये सूर्य है। ठीक है, अब सूर्य का जब तापमान पड़ेगा, यानी कि सूर्य जहां पर सीधा चमकेगा तो वहां ताप अधिक होगा, और ताप अधिक होगा तो वहां दाब कम होगा, और जहां सूर्य तिरछा चमकेगा वहां ताप कम होगा, और जहां ताप कम होगा वहां पर दाब अधिक होगा। तो दोस्तों ये कंडीशन बनती है कि यहाँ पर जो सूर्य रहता है, जैसे ये सूर्य है यहाँ पर रहेगा, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो 2 तारीख आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है 21 मार्च और एक याद रखना है 23 सितंबर। क्या याद रखना है, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 तारीख आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको याद रखना है 21 जून और नीचे होता है 22 दिसंबर। क्या होता है, 22 दिसंबर। ठीक है, ये 4 तारीख आपको याद रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट तारीख है ये मध्य प्रदेश जीके के लिए। सूर्य है यहाँ पर आया है, सूर्य, क्योंकि वो तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। जब सूर्य यहाँ पर है तो ये कर्क रेखा है, एकदम बिल्कुल सीधा है। आपको सीधी सी बात पता है कि 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री नीचे उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, और उष्ण कटिबंध वहीं पर होगा। उष्ण कहाँ, गर्मी कहाँ पड़ेगी, जहाँ सूर्य सीधा चमकता है। तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य जो होता है, हमें पता है हम उत्तरी गोलार्ध में, तो हम पहले उत्तरी गोलार्ध की चर्चा करते हैं। सूर्य जो होता है 21 मार्च को ये आप समझ जाएंगे, यहाँ मैंने 21 मार्च लिखा है और 23 सितंबर लिखा है। सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, यानी एकदम सीधा चमकता है। ठीक है, यानी 21 मार्च को सूर्य जो होता है पृथ्वी पर सीधा चमकता है, और 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण स्टार्ट होता है। सूर्य का उत्तरायण स्टार्ट होता है तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, मई और जून, लगभग 3 महीने का समय होता है। और जून को जो होता है ये सूर्य यहाँ से आता है और कर्क रेखा पर एकदम लंबवत हो जाता है। यानी 21 जून को सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये क्वेश्चन ढेरों परीक्षाओं में आया है। यानी सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है, 21 जून को। और ये क्वेश्चन अपने मंगलनाथ मंदिर को लेके भी बनता है, जो उज्जैन में है। उज्जैन में जो मंगलनाथ मंदिर है वहाँ पर सूर्य 90 डिग्री के साथ चमकता है। कब चमकता है, 21 जून को चमकता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब सूर्य का उत्तरायण स्टार्ट होता है 21 मार्च से लेकर 21 जून तक, तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है, और जिस तरफ सूर्य जाएगा आप समझ रहे हैं कि उस तरफ क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात क्या है, दाब यहाँ का घट जाएगा। क्या होगा, दाब यहाँ का घट जाएगा। तो यहाँ से गया 21 जून, तो 21 जून जो होता है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा, 21 जून, क्योंकि सूर्य जो होता है यहाँ पर पूरे 12 घंटे के लिए चमकता है। अब जिस जगह सूर्य चमक रहा है उस समय वहाँ क्या पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं मार्च से लेकर जून तक अपने यहाँ खूब भयानक गर्मी पड़ती है। अब आप कह रहे होंगे कि सर बरसात में भी तो गर्मी पड़ती है, तो बरसात में पड़ेगी ना भाई। 23 सितंबर तक तो यहाँ पे सूर्य यहाँ तक आएगा, तो थोड़ा थोड़ा लगभग प्रभाव तो उसका यहाँ पर रहेगा, यानी तिरछा चमकेगा। लेकिन 21 जून को एकदम सीधा चमकता है। तो इसलिए जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है।
तो इसी के कारण तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंध में पाई जाती है। यानी उष्ण कटिबंध में तो है ही, लेकिन उसका उष्ण कटिबंध को और आदर्श उसके स्वरूप में बनाए रखने के लिए कर्क रेखा उत्तरदायी है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, एक बात आपकी क्लियर। अब 21 जून के बाद जब सूर्य यहाँ पे आता है तो 23 सितंबर वाली कंडीशन तक यहाँ पर आ जाता है, और 23 सितंबर तक जब आता है तो इस यहाँ पर इस वाले कंडीशंस में क्या होता है, गर्मी पड़ती है, और इस वाले नीचे दक्षिणी गोलार्ध जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ठंड पड़ती है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगती है। अब यहाँ पर जब ये नीचे आएगा तो 23 सितंबर से चलेगा और 22 दिसंबर तक यहाँ पर ही आ जाएगा, मकर रेखा पर लंबवत होगा। तो ऐसी कंडीशन में यानी ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जब ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है तो ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है। और 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है एकदम यहाँ पर लंबवत चमकता है। तो इसको बताने का दोस्तों मेरा एक उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ने का रीजन क्या है, या मध्य प्रदेश में बरसात होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये चीजें मेल खाती हैं किससे, जलवायु से। अब आप क्या समझें कि जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो निश्चित रूप से भारत और मध्य प्रदेश की तरफ ही आएगा। जब ये मध्य प्रदेश की तरफ आएगा तो यहाँ पर तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, दाब घट जाएगा, और जब दाब घट जाएगा तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो जो दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं चलेंगी उच्च वायुदाब से, वो कहाँ पर आएंगी, मध्य प्रदेश तरफ आएंगी। तो मध्य प्रदेश तरफ जो आती है ना, वो मानसून लेके आती हैं। क्या लेके आती हैं, मानसून। तो आपको पता है 21 जून के समथिंग अपने यहाँ मध्य प्रदेश में और भारत में लगभग बरसात होने लगती हैं, क्योंकि जब ये निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो उच्च दाब से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं वो मध्य प्रदेश की तरफ आती हैं। ये मेरा उद्देश्य था इसको बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और जो विशेष तथ्य मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है गंज वासोदा। क्या है, गंज वासोदा। गंज वासोदा दोस्तों एक तहसील है, विदिशा जिले के अंतर्गत ये आता है गंज वासोदा। गंज वासोदा ये मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तापमान नोट किया गया है वो 48.7 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा तापमान रियल में नोट किया जा चुका है खजुराहो में, छतरपुर ज़िले में, नौगांव है शायद वहाँ पर, और बड़वानी में भी इससे ज़्यादा तापमान नोट किया जा चुका है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक गंज वासोदा को ही सबसे गर्म स्थान माना जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों सबसे ठंडा स्थान। सबसे ठंडा स्थान, तो दोस्तों सबसे ठंडा स्थान है मध्य प्रदेश का शिवपुरी। ढेरों परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी। अब वैसे तो आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है पचमढ़ी, यानी इससे ठंडा स्थान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी आधिकारिक तौर पर एक समय सबसे कम तापमान नोट किया गया है। यानी कि जब आप 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, 0 डिग्री से नीचे जाते हैं तापमान घटने लगता है। तो ऐसे ही 48 से नीचे, जैसे अपने यहाँ जब ठंड पड़ती है तो दोस्तों लगभग 5 डिग्री सेल्सियस 2-3 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है तापमान, और पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो पानी जो होता है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो ये सबसे ठंडा स्थान फिलहाल में है मध्य प्रदेश का शिवपुरी, और ठंडा स्थान होने के साथ ही इसको सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधिया क्षेत्र के अंतर्गत ही तो आता है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान ढेरों परीक्षाओं में पूछा है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान, मध्य प्रदेश का दोस्तों औसत तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान है कितना, 21 डिग्री सेल्सियस। कर्क रेखा के बारे में सारे तथ्य आपके क्लियर हैं, कर्क रेखा के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं। और मध्य प्रदेश की जो ऋतु संबंधी वेधशाला है, ऋतु संबंधी वेधशाला, ऋतु संबंधी वेधशाला ये कहाँ पर है,
तो ये है इंदौर में। ऋतु संबंधी वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में है। औसत तापमान आपका एकदम क्लियर है, कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म स्थान गंजबासौदा है, सबसे ठंडा स्थान क्या है? शिवपुरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर करना है मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके, ठीक है। तो दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके, तो आप लोगों को शायद पसंद आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। तो अब आज का क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चंस का मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पिछले क्वेश्चंस का आंसर किसने सही दिया था। मैंने तानसेन की समाधि के बारे में पूछा था, तानसेन की समाधि के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब काफ़ी कमेंट्स में मैंने देखा कि कुछ सारे लोग तानसेन की समाधि के बारे में ना बता के तानसेन का बायोडाटा बता रहे हैं। तो तानसेन का बायोडाटा बताना या आपका कमेंट्स के रूप में उसके बारे में बताना, यानी हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता है और आपकी वो एक ललक बताता है कि आप सही जवाब देने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ठीक है दोस्तों। अब किसी भी स्टूडेंट्स को या जिन्होंने कमेंट्स किए हैं उन्हें हताश नहीं होना है, यानी आपको सही पॉइंट पकड़ना है और सही पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर देना है, ना कि उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताना है, ठीक है। यानी ज़्यादा कुछ तो किसके बारे में बताना है? जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने तानसेन की समाधि के बारे में पूछा था, काफ़ी सारे लोगों ने तानसेन की डिटेल बता दी, तो वो उस क्वेश्चन का सही अर्थ नहीं हो सकता। यानी सबसे अच्छे तरीके से जो आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से लगा है वो लगा है बलराम मीना का, बलराम मीना, ठीक है दोस्तों। इसका सबसे सॉलिड आंसर है तानसेन की समाधि को लेके बलराम मीना का। तो आप सब लोग इसका कमेंट्स देख सकते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है, क्योंकि समाधि को लेके हमें एक तर्क बताना था, ना कि तानसेन को लेके। तो बलराम मीना ने इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर दिया है। तो बलराम मीना को भी हम आरबीएस कॉम्पिटिटिव परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और इनका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसे हम हृदय से ऐसी कामना करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी सभी जो लोग जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से आंसर दिया है, आप लोगों को भी हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, आज भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कल नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से देंगे, तो आपका नाम भी वहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज एक क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। आपको देना है मध्य प्रदेश की जलवायु से लेके ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सरल सा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे या सुनते रहेंगे। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, इसमें आपको पता है कि मालवा का जो पठार है इसकी जलवायु सम है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसने कहा है, जिस व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है, और साथ ही वो किसके दरबार में यहाँ पर भारत आया था और किस उद्देश्य से आया था। ये सारी की सारी जानकारी आपको नेक्स्ट कमेंट के माध्यम से देना है। यानी हमें पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु सम है, वो किस व्यक्ति ने कहा है, उस व्यक्ति का नाम, किस राजा के दरबार में वो मध्य प्रदेश में आया था और किस उद्देश्य से वो भारत आया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यानी एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको सॉलिड तरीके से देना है, ना कि आप उस व्यक्ति का जीवन परिचय देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह आज का था हमारा एक छोटा सा प्रयास मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके। हम 3 अभियान हमारे शुरू कर चुके हैं, मैथ्स भी आपका चल रहा है, इसके साथ मध्य प्रदेश जीके की भी हम वीडियोस लगातार डाल रहे हैं। रीजनिंग के लिए भी हमने वर्णमाला का एक फर्स्ट टॉपिक डाला है। और दोस्तों कल से मेरा लगभग ऐसा मानना है कि हम साइंस का भी एक वीडियो लेके आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो साइंस के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि आपको पता है साइंस का भी काफ़ी महत्व है। और जो हमारा मिशन चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2021 में, उसमें कम से कम 10 नंबर का 10 नंबर का साइंस जरूर आता है। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं रीजनिंग में बन जाते हैं, जैसे किसी भी विटामिन के बारे में लेके, किसी भी रोग के बारे में लेके कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ पर भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो कल से हमारे साइंस के जो भी टीचर रहेंगे वो आपको साइंस पढ़ाने के लिए भी हम कल से या परसों से हमारे नेक्स्ट आगामी वीडियो डालने वाले हैं। तो आप लगातार दोस्तों हमारे चैनल से
जुड़े रहें, हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम आसमान की बुलंदियों तक अगर जाएं तो आपको भी साथ में लेके जाएं। ठीक है दोस्तों, हमारी सफलता आपकी सफलता और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, क्योंकि हम दोनों मिलके ही एक यूनिट बनेंगे और सारा का सारा जो प्रयास है वो आपके और हमारे माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा प्रयास मध्य प्रदेश की जलवायु को लेके। कल हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश लेक्चर को लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए आपसे मैं विदा चाहता हूं। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि समय जो रहता है बड़ी ही एक अनमोल चीज़ होती है। समय ही सब कुछ होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो समय का सदुपयोग करें। और दोस्तों यहाँ हम समय का सदुपयोग ही तो आपको करवा रहे हैं। ये समय का सदुपयोग करना है वो किसके लिए है? सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अदर किसी के लिए तो है नहीं। अगर कोई व्यापारी हमारा वीडियो देखेगा तो बताइए उसको क्या फ़ायदा होगा, लेकिन आप पढ़ने लिखने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ये सब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो लगातार आप हमसे जुड़े रहें, आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहें, ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ प्रतिदिन आपके सामने आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।